हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इस चैप्टर में, इस सफर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे जिंक और कॉपर के झगड़े में फंसा रहता है। हम ये समझेंगे कि जितना जिंक और कॉपर आपस में इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ेंगे, बोर्ड में उतने ही नंबर आपके बढ़ेंगे। हम ऐसे रिएक्शन को समझेंगे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है, तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो होते हैं, क्वेश्चन देख करके ठीक उतने ही आंसू स्टूडेंट के बहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आंसू बहने नहीं दूंगा, तुम्हारे आंसू को खुशियों में बदल दूंगा। तो आओ इस सफर पे चलते हैं, लास्ट तक बने रहना, तुम्हें अवश्य ही फायदा होगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, एनसीईआरटी के मास्टर बन जाओगे। आओ स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना सुनिश्चित है। नेपोलियन हिल। बच्चों, नेपोलियन हिल ने कहा था कि जीतने की प्राइमरी कंडीशन क्या है, कि आप सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। सिकंदर ने जितने भी लड़ाइयां लड़ी, जैसे जिस देश में जहाज से जाता था, उतरते ही सबसे पहले वो जहाज को बम से उड़ा देता था कि अब वापसी का कोई चांस नहीं है। जीवन में कंफ्यूजन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार फैसला कर लो कि ये करना है, उस पे चट्टानी एकता की तरह, अंगद की तरह पैर जमा दो कि अब तो पीछे नहीं हटना। लाख आंधी आए तूफान आए, हमारा डिसीजन अड़ी है। सिकंदर बनना है तो जहां भी जाओ, जिस रास्ते पे भी जाओ, पीछे को डिलीट कर दो और आगे ही आगे दे। अरे जीतेंगे तो जीतेंगे और हारेंगे तो सीख मिलेगी। चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, और अपना पहला क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है प्यारे बच्चों, कि मिस प्रिंटिंग क्या है। देखो, हाउ वुड यू डिटरमाइन द, इसमें दिया है हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये लिखा होना चाहिए। तो और ये डिटरमाइन है और ये द है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इन Mg2 Mg। Mg2 से Mg में चेंज हो रहा है, मतलब Mg2 का Mg में चेंज होने से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, अगर सॉल्यूशन में Mg2 है, मान के चलो कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें Mg2 आयन है, मान लो MgSO, और यहाँ मैग्नीशियम है का इलेक्ट्रोड है। तो इस सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप तभी निकाल सकते हैं जब इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो और एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। और तब ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल जो भी आएगा वो Mg का ही निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो आओ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, देखो, सेल विल बी सेट अप कंसिस्टिंग ऑफ Mg2 MgSO4। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है 1m एज 1 इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप सबने पढ़ा है, नहीं तो मेरे पिछले वीडियो में जो हमने थ्योरी का बताया उसमें जाके पढ़ लेना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी खुद की स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होती है और वो एनोड कैथोड दोनों के तरीके से बिहेव कर सकता है। दूसरे सॉल्यूशन से लगा के हम पूरे सेल की वोल्टेज निकाल सकते हैं। जो सेल की वोल्टेज आएगी वो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की हो जाएगी, क्योंकि ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और हाइड्रोजन का तो 0 होगा, तो जो निकलेगा वो मैग्नीशियम का ही निकलेगा। तो ये लिखा है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल निकलेगा वो क्या होगा, वो किसको बताएगा, मैग्नीशियम को बताएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर सकते हो, आगे समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसको और क्या लिखा गया है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैग्नीशियम को एनोड लिया गया, हाइड्रोजन कैथोड लिया गया। Hence the cell may be represented as follows। बैटरी को कैसे लिखा गया है प्यारे बच्चों, अगर बैटरी को देखें कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है,
तो बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है कि ये तुम्हारा एनोड है मैग्नीशियम, इसको एनोड लिया गया है और हाइड्रोजन को क्या लेंगे, कैथोड। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा और ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो जो ई नॉट सेल बैटरी की जो वोल्टेज आएगी वो किसकी वोल्टेज होगी, मैग्नीशियम की। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और यहाँ पे ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसका 1 m है और यहाँ पे MgSO4 ले लिया और इसमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लग जाएगा और जो इस पे रीडिंग आएगी वो मैग्नीशियम की वोल्टेज होगी, क्योंकि इसका तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो ये इस तरीके से आप थ्योरी और आंसर इसका लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं और समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैन यू स्टोर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। देखो अगर एक्टिविटी सीरीज में देखो तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट में अगर जिंक को साथ में रखोगे तो क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। समझते हैं, जिंक बिंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 और ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। प्यारे बच्चों बात समझना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन। देखो प्यारे बच्चों इसमें जो है, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कॉपर CuSO4, जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तुम ऐसा समझना कि कॉपर Cu और SO4 की शादी हो रखी है, कॉपर जो है कम पैसे वाला है, कम हैंडसम है, जिंक ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा पैसे वाला है, आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा हैंडसम, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन गया और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया। तो हम वैसे बर्तन में नहीं रख सकते, समझना ध्यान से। ये कॉपर सल्फेट जो है ये बेवकूफ तो है नहीं, ऐसे जगह रहेगा जहां उसकी बीवी को लेकर कोई भाग जाए, ऐसे जगह तो रहेगा नहीं। तो कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फिर वो कॉपर ही बाहर हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म में इसको समझे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये एनोड हो गया जिंक, जिंक क्या हो गया बोलो, एनोड हो गया, ये जिंक एनोड हो गया और कॉपर क्या है, कैथोड, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया और ई नॉट सेल निकालोगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर आप देखोगे तो 0.34 वोल्ट किसका होता है, देखो इसमें कॉपर +2 में है, अगर रिएक्शन होगा तो कॉपर में बदलेगा, रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो अगर रिएक्शन होगा तो जिंक कॉपर कैथोड होगा और जिंक क्या होगा, एनोड होगा। अब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है, वहां से देखना। यहाँ पे 0.34 रख दिया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है और ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा और होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखा जाएगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। पहले इतना पार्ट लिखना है और फिर उसके बाद ये लिखना है, ये आंसर कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3, कंसल्ट द टेबल ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज Fe+2 अंडर सुटेबल कंडीशन। अब ये टेबल यहाँ पे तो है नहीं, एनसीईआरटी में तुम टेबल देखना, उसमें आपको बताना है कि 3 ऐसे सब्सटेंस जो Fe+2 को क्या कर दे प्यारे बच्चों, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर। तो Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज वही करेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+2 से ज्यादा होगा। अब ऐसा कौन सा होता है, ये Cl2 होता है, Br2 होता है, F2 होता है और Cr2O7 माइनस एसिडिक मीडियम में होता है। ये 4 सब्सटेंस होते हैं जो Fe+2 को Fe+3 में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। और ये अगर एनसीईआरटी के टेबल में आप देखोगे, जो टेबल बना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, तो जिसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+2 से ज्यादा होगा
वही इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। और ज्यादा कौन सा होता है, Cl2, Br2, F2 और Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये है, द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 आयन टू Fe+3 आयन प्रोसीड एज फॉलोज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना है, -0.77 वोल्ट। Only those substance can oxidize Fe+2 ion to Fe+3 ion which can accept electron released during oxidation। मतलब खुद वो रिड्यूस होगा इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को लेकर के। और ऐसा कौन कौन हो सकता है, Cl2, Br2, इसमें F2 नहीं लिखा, F2 भी होगा, और Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में। तो ये बच्चों कंप्लीट आंसर है 3.3 क्वेश्चन का, इसको नोट कर लेना। आओ आगे चलते हैं। एक और चीज, अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, उस पर फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 3.4 की। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन विद पीएच 10। तो किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, निकालना है पोटेंशियल, मतलब ई सेल निकालना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो 0 होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे सेल में कनेक्ट होगा तो ई सेल आएगा, और उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जाएगा, H2 में जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये कैथोड होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड भी यूज हो सकता है, एनोड भी यूज हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलना है क्योंकि पीएच दिया है ना, पीएच दिया है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मतलब पीएच दिया है, मतलब H+। जब भी पीएच दिया हो आप उस क्वेश्चन में समझ लेना कि H+ जो है मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तरीके से यूज। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों, और इसको हम समझते हैं आगे कि कैसे इसमें जो है किस तरीके से। प्यारे बच्चों देखो EH+ से हाफ H2 में गया, तो उसके लिए जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो रिएक्शन क्या होगा, वो होगा, देखो यहाँ से अगर इसके लिए तुम ई सेल लिखो तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में गैस है तो गैस का प्रेशर लेंगे TH2 और पावर हाफ हो जाएगा 1/2। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर 1 atm होता है, कितना होता है 1 atm। और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, ये तो ई नॉट सेल 0 स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, n होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये है 1, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 अपॉन H+। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जो H+ होता है उसका एक और फॉर्मूला है 10 की पावर माइनस pH। pH कितना दिया है प्यारे बच्चों, 10 दिया है, तो ये 10 की पावर -10 लिख सकते हैं। तो ई सेल क्या हो जाएगा, -0.0591 लॉग 1 अपॉन 10 की पावर माइनस क्या है, -0.0591, और लॉग ये 10 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, और लॉग m की पावर n क्या होता है, अगर लिखे हम log m की पावर n तो ये होता है n log m। तो ये इधर आ जाएगा पावर, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो -0.0591 इंटू 10 और इंटू हो जाएगा log 10। log 10 1 होता है, तो ये आ जाएगा -0.591 वोल्ट। यही आंसर है प्यारे बच्चों। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या है, -0.591 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। -0.591 वोल्ट ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3.4 था। अब 3.5 पे चले, उससे पहले समझ लेते हैं। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं मगर सफर तो सफर है, मेरा इंतजार मत करना। बहुत सुंदर लाइन है प्यारे बच्चों, कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, पर सफर तो सफर है, मेरा इंतजार मत करना। ये लाइन उन सभी लोगों के लिए सही है जो अपना घर गांव छोड़कर शहर अपना घर बनाने निकले थे, और अंत में पता चला
कि जो घर बनाने निकले थे वो घर ही हमसे छूट गया। हम निकले तो थे सपने कमाने, लेकिन सपनों का साथ छूट गया। हम जब निकले थे तो ये वादे किए थे लौटेंगे जरूर, लेकिन ये सफर है, सफर में वापसी हो या ना हो पता नहीं। जिंदगी का सफर ऐसा ही है, जब एक बार चल देते हैं तो वापसी का शायद कोई रास्ता बचता नहीं। जीवन यही है, संघर्ष यही है, हौसला हिम्मत यही है कि जो लोग बिछड़ते हैं उनकी यादें ही हमें आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Na प्लस 2Ag प्लस 2 Na प्लस और ये 2Ag और ई नॉट सेल दिया है। नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, समझना आप कि क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है। ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम समझे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें गिवन है उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। अप्लाइंग नास्ट इक्वेशन, अगर नास्ट इक्वेशन को हम लगाए तो नास्ट इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो रहा है। प्लस 2 इधर भी है, प्लस 2 इधर भी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्यू की बात करें तो प्रोडक्ट जो आयन में है, तो आयन में कौन है? Na+2। क्या इसकी कोई कोफिशिएंट है? नहीं, तो पावर 1। और रिएक्टेंट में आयन कौन है? Ag+, और इसकी कोफिशिएंट क्या है? 2, तो पावर में 2। और जो भी सॉलिड है उसको हम नहीं लेते हैं, तो जो सॉल्यूशन है उसको समझते हैं। पहले नेक्स्ट इक्वेशन लिखा, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है 1.05, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है, Na+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.16 दिया है, और जो Ag+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 दिया है। इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों। अगर सॉल्व कर, यहाँ पे जो Q की वैल्यू निकाल रहे हैं ये 0.160 है अपॉन 0.002 का होल स्क्वायर है। ये 2 डेसिमल उधर ले जाओ तो इसको 16 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, और नीचे 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर 16 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 और 10 की पावर -6। तो ये बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो ध्यान से सुनो, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4, और ऊपर है 10 की पावर -2 और -6 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4, ये तुम्हारा क्यू आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सॉल्यूशन आप कर सकते हो। और जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे log 4 इंटू 10 की पावर 4, सीबीएसई में log की वैल्यू गिवन होती है, आईएससी में कैलकुलेटर अलाउड है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे log ये 1.05 माइनस 0.14 वोल्ट, तो ये 0.91 वोल्ट, ये आंसर आपका आ जाए। सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल 3.6, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। एक रिएक्शन हो रहा है इसमें, और ई नॉट सेल दिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कॉस्ट। तो ई नॉट सेल दिया है तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मूला डेल्टा जी होता है माइनस NF ई नॉट सेल। क्या होता है? माइनस NF ई नॉट सेल। देखो ध्यान से, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? माइनस NF ई नॉट सेल। एन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? देखो यहाँ 2i माइनस है और I2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और Fe+3 Fe+2 में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 आइटम इसमें आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इसमें ट्रांसफर होगा उतना ही। देखो I माइनस I2 में जा रहा है, तो ऐसे तो जीरो, यहाँ -1 से 0 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नीचे 2 लगाओ तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन। जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो यहाँ 2 हो गया। और F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया है 0.236 वोल्ट। इसकी वैल्यू रखोगे तो माइनस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वैल्यू सॉल्व करके -4555
0 जूल ऐसा आ जाएगा। ये जूल को हमने किलो जूल में बदल दिया, कोई जरूरत नहीं, आप जूल में भी रहने दे सकते हो, दोनों आंसर से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट जो है -2.303 RT log Kc होता है। डेल्टा जी नॉट है -2.303 RT log। इसको सॉल्व करोगे तो log Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.983। तो आपका एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ गई 9 पॉइंट, यहाँ पे देखो ये क्या आ रही है वैल्यू 9.616 10 की पावर 7। अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो log Kc अगर है 7.983 तो Kc क्या हो जाएगा 10 की पावर 7.983, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.983, और यहाँ से 10 की पावर 7 और 10 की पावर 0.983 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 9.61। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3.7। 3.7 कह रहा है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ क्यों इंक्रीज होता है? तो इसका कारण है प्यारे बच्चों कि कंडक्टिविटी होता है आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है, जब डाइल्यूट करेंगे तो पानी मतलब सॉल्यूशन के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। अब आंसर समझते हैं प्यारे बच्चों। आंसर क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, क्या है? नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ आयन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी क्या है प्यारे बच्चों? कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी है नंबर ऑफ आयन अपॉन वॉल्यूम। तो भैया डाइल्यूट करोगे तो पानी ही तो मिलाओगे, और पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बस यही आंसर है, क्योंकि कंडक्टिविटी होता है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट 3.8 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेम्डा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है प्यारे बच्चों। मिसप्रिंटिंग क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ये होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए लेम्डा एम नॉट। लेम्डा एम नॉट फॉर वाटर। लेम्डा एम नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है? वाटर। वाटर का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमें पता होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे बदलते रहता है। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे NaCl ले लेंगे, और उसके हेल्प से हम इसके कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा इसका। यहाँ पे वैल्यू क्या निकालना है हमें? लेम्डा एम नॉट किसका? H2O का निकालना है। तो by using Colros law, lambda m naught for H2 can be calculated. We can write, हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? We can write lambda m naught H2O, ये किसका है? H2O का। lambda m naught HCl NaOH minus NaCl कैसे प्यारे बच्चों? इसको समझते हैं। देखो, जैसे अगर lambda m naught तुम लिखोगे NaCl का, तो कोलरॉस लॉ लगाओगे तो ये किसके बराबर होगा? lambda m naught Na प्लस लेम्डा एम नॉट Cl माइनस। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। लेम्डा एम नॉट HCl का क्या होगा? लेम्डा एम नॉट H प्लस प्लस लेम्डा एम नॉट Cl माइनस। इसको इक्वेशन 2 मान लो। और लेम्डा एम नॉट NaOH, अब ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट तो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनका मोलर कंडक्टिविटी पता होगा, ये वैल्यू पता होगी। तो यहाँ से लेम्डा एम नॉट Na प्लस और लेम्डा एम नॉट OH माइनस, ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया प्यारे बच्चों 3rd। अब H2O निकालना है, मतलब H प्लस और OH माइनस को रखना है, तो हम इक्वेशन 2 और 3 को तो ऐड करेंगे और 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों हम समझते हैं
कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 2 और 3 को ऐड करो। अब देखो लेमडा एम नॉट HCl, अब ये वैल्यू लेमडा एम नॉट NaOH, लेमडा एम नॉट NaOH माइनस लेमडा एम नॉट NaCl। जब ये करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड को देखो, इधर तो वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे क्या H2O आ रहा है, देखो लेमडा एम नॉट Na प्लस, इक्वेशन 2 में देखो H प्लस और Cl माइनस, H प्लस प्लस लेमडा एम नॉट Cl माइनस। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इसको 2 प्लस 3, तो 2 का लिख दिया, अब 3 का लिख रहे हैं प्लस लेमडा एम नॉट Na प्लस प्लस लेमडा एम नॉट OH माइनस, और 1 को माइनस किए तो 1 में है क्या, NaCl है, तो माइनस लेमडा एम नॉट Na प्लस माइनस लेमडा एम नॉट Cl माइनस। अब इसको सबको कैंसिल करो प्यारे बच्चों, अगर कैंसिल करोगे तो Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, तो क्या बचा लेमडा H प्लस और OH माइनस, और यही क्या हो जाएगा लेमडा एम नॉट H2O। तो यही निकालना था, ये वैल्यू आपको गिवन होगा, इन दोनों को ऐड करके और इसको सब्सट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। अब आंसर में तुम क्या लिखोगे, आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, बाय यूजिंग कोलरॉस लॉ लेमडा एम नॉट फॉर H2O कैन बी कैलकुलेटेड, वी कैन राइट दिस इक्वेशन being a strong electrolyte lambda m naught value of HCl NaOH and NaCl are known, by substituting their value we can obtain lambda m naught for H2। इतना ही कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको नोट कर लेना। आओ अगले सवाल पे चलते। तो नेक्स्ट सवाल है अपना 3.9, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 Steinman centimeter square mole inverse, calculate its degree of dissociation and dissociation constant। अब इसमें कुछ वैल्यू दिया है और इससे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले कोलरॉस लॉ लगाए तो लेमडा एम जो मिथेनोइक एसिड है, ये लेमडा एम H प्लस और HCOO माइनस में बदलेगा, बोलो HCOOH का अगर आयोनाइजेशन कराओगे तो ये H प्लस प्लस HCOO माइनस इसमें टूटेगा। H प्लस दिया है, कितना दिया है देखो, H प्लस तुम्हें दिया है 349.6 और HCOO माइनस दिया है 44.6, इन दोनों को ऐड किए तो लेमडा MC आ गया, और ये कितना आ गया लेमडा एम नॉट, लेमडा एम नॉट कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये लेमडा एम नॉट आ गया, देखो लेमडा एम नॉट आ गया 404.2, लेमडा MC कितना दिया है क्वेश्चन में 46.1, कहाँ दिया है देखो ये दिया है, ये है किसी कॉन्सेंट्रेशन C पे। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लेमडा MC अपॉन लेमडा एम नॉट, इसको किए तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब HCOOH जब ये आयनाइज हो रहा है, शुरू में मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका 0 है 0 है, अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे टी टाइम पे क्या होगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि टी टाइम पे ये C माइनस C अल्फा हो गया, तो जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा, C अल्फा उधर से टूट रहा है तो इधर C अल्फा बनेगा, इधर C अल्फा बनेगा। अब K आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCOO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HCOOH का कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसको लिखोगे तो ये कितना दिया है बताओ, C अल्फा, ये C अल्फा और ये है C माइनस C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, एक C कैंसिल। अब K निकालना है, C की वैल्यू, मोलरिटी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तुम्हें, कितनी दे रखी है 0.025, तो यहाँ C की वैल्यू रख दो 0.025, अल्फा दिया निकाल ही चुके हम लोग 0.114, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो आओ अब अगले सवाल पे चले, उससे पहले मोटिवेटेड रहना जरूरी है, पढ़ाई करने के लिए थकना नहीं है, अपनी मेहनत के सर्वोच्च लेवल पे ले जाना है अपने आप को जलाना होगा, तपाना होगा अपने, तब जाके आप कहीं सोना बन के निखरोगे जब अपने आप को तपाओगे। बहुत कठिनाई होती है जीवन में सफल होने के, वो कहावत है ना, कुछ लोग इतने खुशकिस्मत थे
उनको घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, हम तो जीवन भर सफर में ही रहे। अपनी अपनी जीवन की कहानी है, सबकी अपनी एक कहानी है। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, जीवन में सफल होगे, उसका आनंद एक अलग ही होता है। तो आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले समझे निदा फाजली के कुछ लाइन है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। धूप है, छांव है, बरसात है, परवाह नहीं करेंगे, जो एक बार डिसीजन ले लिया, मर के भी उसको पूरा करना। इस तरीके के जज्बाती अगर अपने काम के प्रति हो, तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप जज्बाती होके काम करते हो, इमोशन के साथ प्रैक्टिकल बैलेंस बना के, रोम रोम से आवाज आती है आपकी सफलता के लिए। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 3.10, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे प्यारे बच्चों? आओ समझते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। देखो सबसे पहले जो है इसमें कह रहा है कि इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चार्ज है Q, इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट है 0.5 एम्पियर और टाइम है 2 घंटे, 2 आवर। कितना टाइम दिया है क्वेश्चन में? 2 आवर। तो चार्ज 0.5 इंटू टाइम को सेकंड में बदल लिया, तो 3600 कूलम आ गया। अब इसमें बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो। प्यारे बच्चों, जो 96500 फेराडे कांस्टेंट है ना, 96500, ध्यान से समझना, 96500 कूलम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान से समझना, 1 कूलम में कितना होगा? 1/9650। तो कितना है प्यारे बच्चों? 1 मोल है। ध्यान समझना, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मोल। इतने मोल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और 3600 कूलम की अगर बात करें प्यारे बच्चों, 3600 कूलम की, तो 3600 कूलम में कितना होगा? 1/96500 इंटू 3600। इतने मोल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, नंबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 1/96500 इंटू 36,500 मोल है, तो एक मोल में कितना नंबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻²0। अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना। 3.11 क्या कह रहा है? सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोकेमिकली। ऐसे मेटल का लिस्ट बताइए जो इलेक्ट्रोकेमिकली एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनके ऑक्साइड से मेटल को अलग किया जाता है। तो केवल ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं। The highly reactive metals having large negative standard reduction potential value, which can be themselves act as a powerful reducing agent, can be extracted electrochemically. The process is known as electrolytic reduction. For example, sodium, potassium, calcium, magnesium, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो एक्टिविटी सीरीज जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, जो ऊपर होता है एक्टिविटी सीरीज में, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी होंगे, उनके ऑक्साइड से उनको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। 3.12 कंसिडर द रिएक्शन Cr2O72 minus plus 14H plus 6 electron 2Cr plus 3 plus 7H2O. What is the quantity of electricity coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O72? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले तो इसके इक्वेशन को तुम लिखो। इसका इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस है और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, और
2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से समझ। एक एक Cr2O7 से कितने इलेक्ट्रॉन का? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक यहाँ पे पूछा क्या है, 1 मोल Cr2O7 एक मोल अगर Cr2O7 माइनस की बात करें तो इससे कितने का ट्रांसफर होगा? तो एक से अगर 6 इलेक्ट्रॉन का है ट्रांसफर, तो एक मोल से कितने का होगा? तो 6 इंटू फेराडे कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे, 96500। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है प्यारे बच्चों? 9650। अब बताओ कि एक Cr2O7 माइनस से कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एक Cr2O7 माइनस से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल Cr2O7 माइनस से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 6 मोल। बोलो, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो कितना होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 9650, मतलब 1 फेराडे। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा प्यारे बच्चों? 6 फेराडे। कितना होगा? 6 फेराडे। तो बस 6 फेराडे निकाल देना है। 6 इंटू 96500 57900 9000 कूलम आएगा। और यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप नोट कर लेना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.13। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। हाईलाइट ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। प्यारे बच्चों, बैटरी में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी में जब वो डिस्चार्ज होता है, जब हम बैटरी से करंट लेते हैं तब क्या रिएक्शन? जब बैटरी से करंट लेते हैं उस समय जो रिएक्शन होता है उसी का उल्टा रिएक्शन बैटरी को रिचार्ज करने में होता है। तो पहले समझते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ एनोड ऑफ लेड, पीबी क्या होता है? एनोड। और कैथोड किसका होता है? PbO2 का होता है। और 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन बैटरी के अंदर जो पानी होता है वो। देखो, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी से जब हम करंट लेते हैं प्यारे बच्चों, तो कौन सा रिएक्शन होता है? कौन सा रिएक्शन होता है इसको समझ। जो पीबी है वो सॉल्यूशन से SO4 लेके किस में बदलता है? PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। कहाँ पे होता है? एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड है PbO2 का। तो PbO2 जो है ये 4H प्लस SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके PbSO4 + 2H2O में बदल। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन तुम देखोगे जब बैटरी से हम करंट ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और ये Pb प्लस PbO2 और यहाँ पे देखो 4H और 2SO4 तो ये मिलकर के 2H2SO4 बन जाएगा। और ये बन रहा है PbSO4 तो PbSO4 बन जाएगा प्लस 2। अब प्यारे बच्चों, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, ध्यान से सुनना, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो रिएक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब एनोड का मतलब एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव, क्योंकि जब रिचार्ज करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात। इसी का उल्टा कर दो। PbSO4 जब बैटरी को चार्ज करते हो तो करंट देते हैं, मतलब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो ये किसमें बदल गया? Pb प्लस SO4 किसमें बदल गया? Pb प्लस SO4। अब अगर हम बात करें एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एट पॉजिटिव जो कैथोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये समझना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा इसका कैथोड का उल्टा।
मतलब जो PbSO4 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2L। अब इसको तुम ऐड करो प्यारे बच्चों, तो जब ऐड करोगे इसको तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये बनेगा PbSO4 मिलके 2 PbSO4 प्लस 2H2O और इधर हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस, ये मिलकर के इसको डायरेक्टली 2H2SO4 भी लिख। तो ये वाला जो रिएक्शन लिखा है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि लिखा है कि बैटरी को रिचार्ज करने में कौन सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन। ये पूरा तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको आंसर नहीं लिखना है, आंसर में केवल ये वाला लिखना। तो समझ में आ गया होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन को बस पार्ट वाइज अगर तुम समझोगे बच्चों, क्वेश्चन को ब्रेक करके समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, और समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत समस्या है। बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, सोचते क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन करके ही क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसको जो है आपको इधर वाला पार्ट जो है ये इसका आंसर है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना आप। 3.14 suggest two material other than hydrogen that can be used as a fuel in the fuel cell। तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा क्या यूज कर सकते हैं, मीथेन या मिथेनॉल आप यूज। तो क्या आंसर है, मीथेन या मिथेनॉल आप यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, आप नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है 3.15। एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और उससे वोल्टेज। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों। द वाटर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ आयरन डिजॉल्व एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2 SO2। एटमॉस्फेयर में CO2 भी और SO2। जब लोहे पे पानी का ड्रॉप आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो पानी जो है CO2 और SO2 हवा में जो प्रेजेंट है उसको अब्सॉर्ब करके एक एसिड के जैसा बन जाएगा, और एसिड बन जाएगा तो उसमें आयन बनेंगे, H+ आयन बनेंगे, और कुछ इस तरीके से उनका जो है आयन का फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों। और कैसे आयन का फॉर्मेशन होता है इसको देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। क्या है देखो, H2O, यहाँ पे देखो H2O CO2 मिल करके क्या बना रहे हैं, H2CO3 और H2CO3 H+ और CO3 2 माइनस। अब क्या है कि एसिडिक मीडियम में जैसे कोई आयन बना, तो आयन बनते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर। आयरन भी क्या होगा, Fe+2 में बदल जाएगा, और जब Fe+2 में बदलेगा तो उसी समय पे द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड मूव थ्रू द मेटल रीच अनदर स्पॉट वेयर हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन जब आयरन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, और हवा में तो ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन के साथ H+ और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना। तो आप समझो कि वाटर का ड्रॉपलेट बनने लगेगा आयरन के सरफेस पे, और आयरन जो है Fe+2 और H2O बनेगा। और इतना ही नहीं, ये जो आयरन Fe+2 है ये वापस Fe+3 में बदलेगा, Fe+3 में बदलेगा, और जो ऑक्साइड फाइनल बनेगा वो Fe2O3 बनेगा। तो क्या लिखा है, thus the electrochemical cell is a setup of a surface of ferrous ions further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions which combine with the water to form a ferric hydroxide Fe2O3 dot XH2O which is a formula of rust। मतलब आयरन है, H+ है और इलेक्ट्रॉन है, ये सब मिल करके फाइनल जो है पहले Fe+2 और फाइनल Fe2O3 डॉट XH2O में बन जाते हैं। और XH2O जो बनता है ये क्या बनता है प्यारे बच्चों, ये ब्राउन कलर का रस्ट बनता है, जो लोहे में जंग लगता है उसका फॉर्म। तो ये इस तरीके का इस क्वेश्चन का आंसर था, आप नोट कर लेना। आपको आंसर कितना लिखना है मैं फिर से बता देता हूं। आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का
सबसे पहले आप ये लिखेंगे जो व्हाइट में लिखा है, फिर उसके बाद आप जो है इस रिएक्शन को दिखाएंगे और उसके बाद ये थ्योरी लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे किस पे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। हम भी चले थे उस सफर पे जहां दूर तक मंजिल न थी, हम टूट न जाते रास्तों से तो मिल ही जाती मुश्किल न थी। जीवन में अक्सर क्या होता है, जो लोग भी जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश में होते हैं, लेकिन जब जाते हैं और प्रैक्टिकल परेशानियां झेलते हैं तो टूटने लगते हैं। और आपको पता नहीं होता कि जिस वक्त आप टूट गए, जिस वक्त आपने प्रिपरेशन छोड़ दी, जिस वक्त वो काम आपने रोक दिया, मंजिल आपके बिल्कुल नजदीक ही। ये बात काम छोड़ने के बाद पता चलेगा, ये बात प्रिपरेशन छोड़ने के बाद पता चलेगा। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि भगवान मंजिल पर पहुंचने से पहले बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। 99% लोग वहीं पे टूट जाते हैं, लेकिन जो 1% उस दर्द को झेल जाते हैं, उनको पता ये चलता है कि बस अगले ही कदम पे सफलता थी, बस एक कदम और था और मैं टूट गया, काश वो कदम उठा लेता तो जीवन कुछ और होता। चलो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन अपने पास है वो कौन सा है? 3.1 अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। अगर एक सॉल्ट है उससे कोई दूसरा मेटल रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट के मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो ज्यादा रिएक्टिव है सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल से। क्या मतलब है इस बात का? देखो बच्चों, इसमें अगर हम बात करें कि सॉल्ट से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे कि CuSO4 है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जिंक अगर उससे रिएक्ट करता है तो ZnSO4 और प्लस Cu, ये तभी बनेगा जब ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें कहा है कि इनके डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर को बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको समझना। डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर कुछ ऐसा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर इस तरीके से क्यों है, इसको समझो। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटासियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, स्टेनम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सिंपली रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आओ क्वेश्चन नंबर 3.2 पे चलते हैं, इसको नोट कर लेना। 3.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3.2 क्वेश्चन है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K प्लस टू K माइनस 2.93 वोल्ट, Ag प्लस टू Ag 0.80 वोल्ट, Hg 2 प्लस टू Hg 0.79 वोल्ट एंड Mg 2 प्लस टू Mg माइनस 2.37 वोल्ट। क्रोमियम का Cr प्लस 3 टू Cr 0.74 वोल्ट है। तो आपको बोला है अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर तो ये है, लेकिन आंसर ये क्यों है पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिड्यूसिंग पावर के। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? जिसका एसआरपी ज्यादा है। एसआरपी सबसे ज्यादा किसका है प्यारे बच्चों? यहाँ साइन भी काउंट होगा, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 0.80 पहले नंबर पे। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सिल्वर का।
फिर मरकरी, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज। पोटेशियम का देखो कितना है, -2.3। ये सबसे कम वैल्यू है, -2.93 गिवन वैल्यू में सबसे कम है। तो सबसे जो लेस वैल्यू होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये है, इसको नोट कर लेना। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है कि डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag plus gives Zn plus 2 plus 2Ag. Take base further show which of the electrode is negatively charged and the carriers of the current in the cell और थर्ड पार्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक एनोड होगा और एनोड का साइन नेगेटिव होता है और सिल्वर कैथोड होगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो पहले का आंसर जिंक हो गया। बोला द कैरियर ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। देखो पहले इसको समझो, यहाँ पे जो है जिंक का एनोड है और सिल्वर का कैथोड है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन चल के सिल्वर तक जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट सिल्वर से कहाँ आएगा, जिंक। तो अगर हम बात करें कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिंक। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जिंक। सेकंड है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, ये क्या होगा, सिल्वर। करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। और तीसरा इंडिविजुअल रिएक्शन। तो इंडिविजुअल रिएक्शन देखे यहाँ पे जो है एनोड पे, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, एनोड पे जिंक इलेक्ट्रोड विल नेगेटिवली चार्ज। सेकंड है द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, ये गलत लिखा है प्यारे बच्चों, ये सिल्वर टू कॉपर नहीं होगा, ये सिल्वर टू जिंक होगा, सिल्वर टू जिंक। और यहाँ पे एनोड पे थर्ड पार्ट का आंसर है कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक Zn+2 में बदल रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सिल्वर कैथोड पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में बदल रहा है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। तो ये तीनों पार्ट का आंसर है, इसको कॉपी कर लेना। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 3.4 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये दो रिएक्शन आपको दिए हैं, क्रोमियम प्लस Cd+2 गिव्स Cr+3 प्लस Cd। और सेकंड रिएक्शन में है, सेकंड पार्ट में Fe+2 Ag प्लस Fe+3 और Ag। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें पहले में, तो कैथोड कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैडमियम कैथोड है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एनोड है। तो इसका आंसर देखते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी तब। अब देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो कैथोड यहाँ पे क्या है, कैडमियम है, और कैडमियम की वैल्यू कितने दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.4। और एनोड कौन सा है, क्रोमियम, इसकी वैल्यू है -0.74। अब अगर हम ये वैल्यू रखें तो -0.4 और -0.74 ये प्लस होगा और वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 0.3। अब डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो चार्ज देखो इधर 3 2 जा +6, 3 2 जा +6, दोनों साइड चार्ज देख रहे ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, +6। तो प्यारे बच्चों +6 का ट्रांसफर हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और 965 NF डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -NF ई नॉट सेल। n की वैल्यू 6 है, F 96,500 को, और ई नॉट सेल आया 0.34। इन सबको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके जो वैल्यू आएगी -196,860 जूल, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो -196.86 किलो जूल, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया नहीं है, लेकिन ये एडिशनल मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ ले क्वेश्चन में तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपको लगा देना है -2.303 RT log Kc, और फिर log Kc को सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी, और Kc जब log हटाओगे तो एंटी लॉग, ये क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो एंटी लॉग का वैल्यू जो यूज होना है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा।
तो यहाँ पे एंटी लॉग 34.501 लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था प्यारे बच्चों। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ पे कैथोड क्या है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो सिल्वर कैथोड हो गया, सिल्वर का 0.80 है, और आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 है। तो 0.80 माइनस 0.77 ये आपका हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई। और इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है प्यारे बच्चों, देखो +2 से +3 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, +1 से 0 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू तो 1 है। अब आओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ई नॉट सेल क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सिल्वर एनोड कैथोड था 0.80 और 0 माइनस 0.77 ये आयरन था एनोड। आंसर आ गया ई नॉट सेल का 0.03 वोल्ट। अब डेल्टा जी नॉट अगर फाइंड आउट करना है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एफ की वैल्यू 96500, और जो आपका पोटेंशियल ई नॉट सेल आ रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो 0.03 है। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, -2895 जूल, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, -2895 किलो जूल। इस क्वेश्चन में भी अगर केसी पूछा जाता तो हम केसी कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग केसी, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉग केसी की वैल्यू 0.5074 है, केसी निकालेंगे तो एंटी लॉग, और एंटी लॉग 0.5074 की वैल्यू 3.22। मैं फिर से बता दूं कि अगर क्वेश्चन पेपर में सवाल आया है और केसी पूछा गया है तो एंटी लॉग जो भी यूज होना है, जैसे यहाँ 0.5074 यूज हो रहा है, तो ये वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या है, 3.5 राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। मतलब ये ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए शायद मिसप्रिंटिंग है। राइट द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। नस्ट इक्वेशन निकालना है इन तीनों के लिए। पहला है mg+2 में बदल रहा है, और ये 0.01 मोल दे रखा है। कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है, और 0.001 दे रखा है। प्यारे बच्चों देखो, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का भी नहीं गिवन। एनसीईआरटी में एक टेबल बना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और वहां से आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगर ई नॉट सेल हम निकाले तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक, तो जिंक हो गया एनोड। कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर क्या हो गया, कैथोड। तो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, ये करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। और बाकी वैल्यू हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में mg Cu+2 mg+2 और Cu। तो अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देखें, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का। देखो चार्ज को देखना है दोनों साइड पे, तो +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में आयन कौन सा है, mg+2, और रिएक्टेड में आयन कौन सा है, कॉपर +2। बाकी आयन के अलावा जो सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं, 1 ले लेते हैं। देयरफॉर ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल 0.34 कैसे आया, मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी में सभी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट कॉपर जो रिड्यूस हो रहा है माइनस ई नॉट मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों देखोगे तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34, एनसीईआरटी में टेबल बना वहां से देख लेना। और मैग्नीशियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.37, तो ये माइनस कर देंगे, और 0.059/2 log 10 की पावर -3 0.001 ये था मैग्नीशियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। और जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था कॉपर +2 का, ये 0.0001, तो ये इसको हम 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके ऐड होके 2.71 आ जाएगा, -0.0295, तो ये कितना आ गया, 2.68 वोल्ट। तो इसका ई सेल कितना आ गया प्यारे बच्चों, ई सेल आ गया, ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया 2.68 वोल्ट। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में ये रिएक्शन आपको दिया है, सिमिलरली उसी तरीके से हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्यारे बच्चों आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन एनोड है और हाइड्रोजन कैथोड है। अब ई नॉट सेल निकालते तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट हाइड्रोजन माइनस ई नॉट आयरन। हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और आयरन जब आयरन +2 में जाता है तो उसके लिए जो एसआरपी की वैल्यू है -0.44। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, देखो +2 और 2 दोनों साइड 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। लॉग
प्रोडक्ट में Fe+2 और रिएक्टेंट में H+, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका 1 ले लो, कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख दिया और H+ का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर, Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 10⁻³ 0.001 10⁻³, ये सब वैल्यू रखोगे प्यारे बच्चों, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 0.5287 वोल्ट। नेक्स्ट थर्ड वाला रिएक्शन है Sn2H+, Sn2+ और H2। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड 2, क्योंकि दोनों साइड चार्ज देख लो, वही जितना चार्ज होगा वही n की वैल्यू होगी। E0 सेल लास्ट इक्वेशन लिखे, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग Sn+2 जो प्रोडक्ट में है और H+ का होल स्क्वायर जो रिएक्टेंट में है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जो E0 सेल है, तो E0 हाइड्रोजन माइनस E0 कैथोड E0 एनोड कौन सा है, टिन है, टिन का माइनस 0.14 होता है, वैल्यू रख दिया, n की वैल्यू 2 है। और यहाँ पे Sn+2 जब आप कौन सा क्वेश्चन में देखोगे तो Sn+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो Sn+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है प्यारे बच्चों, Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है, यहाँ पे 1 था पिछले क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू हमें दिया है वही वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया 0.05 अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0591/2 लॉग 125, इसको सॉल्व करेंगे। अब जो भी लॉग की वैल्यू या एंटी लॉग की वैल्यू अगर यूज होना है तो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, तो 0.14 माइनस 0.0591/2 और इनटू लॉग 125 का वैल्यू 2.0969, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.078 ये वोल्ट आ गया किसका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, लास्ट इक्वेशन लगाना है और उसी से हमें ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना था। अब अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है 3.6, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक और सिल्वर ऑक्साइड है और वाटर है, Zn+2 और AgOH- में बदल रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एंड E0 फॉर द रिएक्शन। गिवन जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है बच्चों, देखो जिंक Zn+2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो अगर रिडक्शन निकालेंगे तो माइनस 0.76 हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, EO इक्वल टू माइनस ऑफ ER, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0.76 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.76 वोल्ट है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है 2Ag प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो तो ये सिल्वर जो है रिड्यूस हो रहा है, तो सिल्वर का देखो यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस 0.76 और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। तो अब इन दोनों को मिला करके हमें आगे का कैलकुलेशन करना है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag2O रिड्यूस हो रहा है, तो जो Ag2O कैथोड हो गया इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये 0.334 माइनस माइनस 0.76 होगा, माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा 1.04, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.04। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ई सेल होता है ना, E0 सेल, ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सिल्वर का था 0.34 और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.34 प्लस 0.7, तो यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आ रही तुम्हारी 1.04 वोल्ट। अब डेल्टा G0 निकालोगे तो माइनस ऑफ NF E0 सेल, और ये वैल्यू n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, हमने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रहा है, दोनों साइड चार्ज को देख, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, F है 96500 और 1.104 ये आपका क्या निकला है प्यारे बच्चों, ये निकला है E0 सेल, वैल्यू रखो तो यह आ जाएगा माइनस 2.13 इंटू 10⁵ जूल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनोड कैथोड पहचानना था और स्टैंडर्ड रिडक्शन में थोड़ा सा साइन का फेरबदल करना था, आपको ये पहचानना था कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलने से पहले कुछ, तो जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर, चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश न कर,
दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर, कुछ बातें रब पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न। जीवन जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है, मैं मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस समय आप स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार होते हैं। आपको जब कुछ समझ में नहीं आए, तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो सबसे शक्तिशाली है, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इतनी सारी चीजें एक साथ दुनिया में चल रही है, बहुत अद्भुत चीजें हो रही हैं, तो हम ये ना माने कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। किसी के रहने नहीं रहने से दुनिया पे रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हजारों लोग आए गए दुनिया में, कुछ नहीं हुआ। तो जितना आपसे हो पाए कोशिश करो, लगन से मेहनत करो, हर संभव प्रयास करो कि कहीं डिफीट ना हो, हमेशा सक्सेस मिले। लेकिन अगर कभी ना मिले, अपने आप को रिग्रेट नहीं करना, ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आज वो कुछ आपसे ले रहा है, तो कल वो सूद समेत ज़रूर आपको वापस लौटाएगा। आओ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है अपना 3.7, डिफाइन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है 1 अपॉन रो इक्वल टू कप्पा। मोलर कंडक्टिविटी एक एक मोलर सॉल्यूशन से जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आओ बच्चों समझते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सिंपली कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय कप्पा। Thus, if K is the specific conductance and G is the conductance, the solution, then प्यारे बच्चों यहाँ पे आप जानते हो कि R जो है, देखो इसको ऐसे समझते हैं कि G कंडक्टेंस क्या लिखा है और R क्या है। देखो R क्या होता है प्यारे बच्चों, रो इंटू एल बाई ए। अब अगर तुम 1 अपॉन रो इधर लिखो और 1 अपॉन आर इधर लिखो, ये रो इधर आया, आर इधर आया, इंटू एल बाई ए। जो रो है वो कप्पा हो गया, के को ऐसा चप्पल पहना दो, कप्पा हो गया। ये जी कंडक्टेंस हो गया इंटू एल बाई ए। तो यहां से प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस कंडक्टेंस इनटू सेल कॉस्ट। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि R अपॉन रो इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो 1 अपॉन रो तो कंडक्टिविटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इसको हम इस तरीके से भी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी अपना क्या है, ध्यान से समझना। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है प्यारे, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोल सॉल्यूट हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को 1 मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन से जितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी जो लेमडा एम है, वो होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी 2 टाइप के होते हैं। अगर केवल लेमडा एम लिखा हो या लेमडा एम सी लिखा हो, तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी। और अगर लेमडा एम नॉट लिखा है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है, या लेमडा एम इनफाइनाइट लिखा है, तो इसका मतलब होता है, दोनों का सेम ही मतलब है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के डेफिनेशन में ये डेफिनेशन और फॉर्मूला आप लिख देना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है 3.8 द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 केल्विन इज 0.0248। कंडक्टिविटी मतलब कितना दिया है और मोलरिटी दिया है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो बस फॉर्मूला लगाना है प्यारे बच्चों, लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। कप्पा की वैल्यू है 0.0248 और 1000 और मोलरिटी है 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं 3.9 द रेजिस्टेंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन 0.146 into 10 to the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है। क्या बताया है? ये बताया है कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। अब इसको बस सॉल्व कर दो, वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस कर दो। कंडक्टिविटी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3 और रेजिस्टेंस है 1500 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.19 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा सेल कांस्टेंट आ गया प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है अपना 3.10 द कंडक्टिविटी ऑफ NaCl at 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। कुछ रिजल्ट आपको दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उसके हिसाब से कंडक्टिविटी दिया है कि जब 0.001 कॉन्सेंट्रेशन है तो ये कंडक्टिविटी है, 0.01 पे ये है। मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कंडक्टिविटी है। कह रहा है लेमडा एम कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद लेमडा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें जो है लेमडा एम के लिए अलग मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो के दिया है तो हम लेमडा एम का फॉर्मूला लगाएंगे 1000 इंटू ये होगा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। कप्पा सबका दिया है और मोलरिटी भी दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा एम हर केस में अलग अलग आएगा। पहले केस में 123.7 फिर 118.5 ये इस तरीके से लेमडा एम आ जाएगा। और ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको यहाँ पे और इस कॉन्सेंट्रेशन का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगा। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे यहाँ पे लेमडा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में तो कुछ इस तरीके का ग्राफ ये आएगा। सबसे पहले क्या किया, लेमडा एम निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ सी निकाला, लेमडा एम को वाई एक्सिस पे रखा और स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे रखा। और देखो जब तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ सी 0.03 है, 0.03 मतलब यहाँ कहीं है, तो इसके जो लेमडा एम की वैल्यू है 123.7। तो जब ये 0.03 ये वैल्यू कहीं पे होगी प्यारे बच्चों 0.03 मतलब क्या है 0.03 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 0.03 कहीं यहाँ पे वैल्यू होगी और इसके रिगार्डिंग अगर तुम देखो तो ये वैल्यू आ रही है 123.7 मतलब 124 से थोड़ा सा नीचे। इसी तरीके से जो सेकंड है 0.1 तो 0.1 पे ये वैल्यू आ रही है और फिर 0.14 पे तुम्हारा ये वैल्यू आ रहा है। इन सभी पॉइंट को मिलाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपका आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप नोट कर लेना और अगले सवाल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों 3.11 कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड। कंडक्टिविटी कप्पा दिया है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम नॉट निकालना है फॉर एसिटिक एसिड 3 पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ लेमडा एम नॉट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दिया है 390.5। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहला काम लेमडा एमसी निकालो और लेमडा एमसी निकालने के बाद अल्फा निकालो। अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा एम नॉट बाई लेमडा एमसी और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट
K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर लेते। देखो क्या है प्यारे बच्चे, सबसे पहले लेमडा एमसी निकाला, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, कप्पा दिया है 1000 और ये मोलरिटी दिया है, ये सॉल्व करके आ गया 32.76। अल्फा निकालेंगे लेमडा एमसी अपॉन लेमडा एम नॉट, ये आ गया 8.4 इंटू 10 की पावर -2। कप्पा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी मोलरिटी दिया है, अल्फा हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस अल्फा ये सॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है 1.86 इंटू 10 की पावर -5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, 3.12 हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू How much charge is required for the following reduction? 1 mole of Al plus 3 to Al, 1 mole of Cu plus 2 to Cu और 1 mole of MnO4 minus 2 Mn। पहले तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकालो और मोल दिया है तो मोल में चार्ज कितना आ जाएगा, फेराडे के बराबर। मतलब ये प्यारे बच्चों, यहाँ 3 मोल मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, 3 मोल का मतलब 3 फेराडे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फेराडे। यहाँ Mn4 माइनस जो है +2 में जा रहा है, मतलब +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 5 फेराडे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इनके जो है Al प्लस 3 में 3 इलेक्ट्रॉन है एक से, तो 3 मोल का मतलब है 3 फेराडे। जैसे अगर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल से कितना होगा, 1 मोल से कितना हो जाएगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 3 फेराडे के बराबर होगा। तो ये 3 फेराडे मतलब 3 इंटू 1 फेराडे की वैल्यू 96500 होता है, 289500। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक कॉपर रिड्यूस होने के लिए, तो 1 मोल कॉपर में कितना होगा, तो मतलब एक कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है, तो 1 मोल कॉपर में 2 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 2 फेराडे, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू कर दोगे उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ध्यान रखना ये मोल की वैल्यू जो है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 आता है फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसीलिए 1 मोल कॉपर के लिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 फेराडे। चार्ज कितना हो जाएगा, 2 फेराडे। 2 फेराडे का मतलब है 2 इंटू 96500, ये आ द इलेक्ट्रॉन रिडक्शन MnO4 माइनस Mn प्लस 2 में जा रहा है, तो यहाँ +7 में है, इधर चार्ज निकालोगे तो +7 और इधर +2 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। अब 1 मोल से कितने का ट्रांसफर होगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फेराडे। 5 फेराडे का मतलब है 5 इंटू 96500 मीन्स 4825000 कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब 5 इंटू 96500 4825000 कूलम, ये इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, 3.13 हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इन मोल्टेन CaCl2 एंड 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मोल्टेन Al2O3। दोनों में मोल निकालो और जितना मोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लो, जितना मोल है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करो, फिर फेराडे नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकाल लो तो ये आ जाएगा, और किसका मोल, कैल्शियम का। ध्यान रखना यहाँ कैल्शियम +2 में है और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में है, तो अगर कैल्शियम +2 से कैल्शियम बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें यूज होगा, 2। एल्यूमिनियम +3 अगर एल्यूमिनियम में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3। तो यहाँ पे समझना बेटा, नंबर ऑफ मोल जो है क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 20/40 कितने मोल हो गए, 1/2 मोल। और 1/2 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान से समझो, ये 1/2 मोल है तो इसमें अगर हम चार्ज निकाले प्यारे बच्चों तो 1/2 इंटू यहाँ पे एक एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है तो 2 इंटू 6.02, मतलब इसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्योंकि मोल है ना, और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू फेराडे होता है 96500। तो इसी को हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 फेराडे आ गया। 1 फेराडे का मतलब 9650 कूलम। ये फेराडे पे ही छोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड जो है तुम्हारा 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसमें मोल निकालो, क्या आ जाएगा, ये एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम का होता है 27 और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है प्यारे बच्चों,
यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, कितना है 2 एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा गिवन मास तुम्हारा कितना है 40/54। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, देखो 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 2 से कितने का होगा 6 का होगा। और फिर वही बात, ये पूरा चार्ज लिख देंगे तो सीधा फेराडे लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो 4.44 फेराडे ये आंसर आएगा। बस फेराडे पे ही छोड़ देना, अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो एफ की वैल्यू 96500 कूलम रख देना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। गवाई किस तमन्ना में जिंदगी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने, तेरे ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं, तेरे लिए ये महफिल सजाई मैं। जिसकी तमन्ना में आपने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो एक काल्पनिक चीज है। इसका मतलब यही है कि कल्पना में जीते हैं हम, ये मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मिलने के बाद लगेगा कुछ हाथ नहीं आया। तो था, चलो अगले सवाल पे चलते। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3.14। How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole H2O to O2 and 1 mole FeO to Fe2O3? स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम सबसे पहले बच्चों बात करें कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया है प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि H2O हमारा O2 में बदल रहा है, और H2O O2 में बदलने के क्रम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक H2O से जब हाफ O2 बन रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है 2। मोल में कितना चार्ज होगा, तो जब भी मोल दे तो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसमें फेराडे लगा देना है। तो इसका मतलब 2 फेराडे और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। तो चार्ज क्या आ गया 2 × 96500 मीन्स 193000 कूलम। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, FeO हमारा किस में बदल रहा है Fe2O3 में। जब FeO Fe2O3 में बदलता है प्यारे बच्चों तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 1 में, क्योंकि आयरन +2 में है, और आयरन +2 से अगर +3 में बदलेगा तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कितना होगा 1 फेराडे। कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और मोल लिखा है तो उसमें फेराडे लगा देना है। तो क्या आंसर हो गया 1 फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 3.14 का। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है 3.15। क्या सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है प्यारे बच्चों, करंट दिया है, कितना दिया है वो बोलो, करंट दिया है 5 एम्पियर, ये 5 दिया है, और टाइम दिया है 20 मिनट, और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 20 × 60 ये सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे वेट पूछा है, तो वेट क्या होता है W = ZIT, और Z क्या होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू 96500, ये Z है, और I है तुम्हारा 5 एम्पियर, और टाइम है 20 × 60। इन सब को सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, पहले एटॉमिक वेट की वैल्यू रख दो यहाँ पे 58.7 होता है निकल का एटॉमिक वेट। वैलेंसी निकल नाइट्रेट में +2 में है निकल, तो 2 हो गया, और 96500 और इंटू 5 × 20 × 60, ये सॉल्व करोगे 1.825 ग्राम आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.15। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.16 पे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C containing a solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series, full stop. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 45 ग्राम लिखा है, यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है प्यारे बच्चों, ये क्या होना चाहिए
ये यहाँ पे होना चाहिए 1.45 ग्राम। 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ, ये सेल बी होना चाहिए, इस प्रिंटिंग है सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट फ्लो होगा, एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। तो यहाँ दो चीजें निकालने, कितने समय करंट फ्लो होगा और कॉपर और जिंक का मास क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करंट 1.5 एम्पियर है, वेट 1.45 है, इसका वेट है सिल्वर का, और टाइम पूछा है, और इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का होता है 108। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं पता है तो ये होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108 और वैलेंसी होता है 1, तो 108 ही आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम देखें फेराडे फर्स्ट लॉ, तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, W इक्वल टू जेड आई टी। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो जेड है वो होता है एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इंटू 96500, मतलब फेराडे कांस्टेंट इंटू आई इंटू टी। डब्ल्यू दिया है, एटॉमिक वेट पता है, वैलेंसी 1 होता है, करंट पता है, तो टाइम आ जाएगा। और टाइम कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, सॉल्व करने पे यहाँ पे सारी वैल्यू रख दोगे तो टाइम आ जाएगा 863.73 सेकंड। पहला आंसर आ गया। अब बोला है कि आपका कॉपर और जिंक का वेट का डिपोजिशन कितना होगा, तो आप फेराडे सेकंड लॉ लगा दो प्यारे बच्चों। फेराडे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अगर हम लिखे कि डब्ल्यू सिल्वर, क्या लिखे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिख दे डब्ल्यू सिल्वर अपॉन डब्ल्यू कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे डब्ल्यू सिल्वर तो पता है और कॉपर का मास हमें नहीं पता, W2 मान लिया। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी यहाँ भी कॉपर का एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो अगर हम EAG लिखे प्यारे बच्चों, तो सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, वैलेंसी 1, तो कितना आ गया 108। कॉपर का अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो 63.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 31.75। ये वैल्यू रखेंगे, W2 सॉल्व होके क्या आ रहा है 0.426 ग्राम। सिमिलरली इसी तरीके से सेम फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ पे कि वेट ऑफ, यहाँ पे किसी भी दो को कंपेयर कर दो सिल्वर और जिंक का, तो वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ जिंक इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखोगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व होके जो W2 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.438 ग्राम। तो पहले पार्ट में फेराडे फर्स्ट लॉ लग रहा था, दूसरे पार्ट में फेराडे सेकंड लॉ लग रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर था ये 16। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3.17, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल, प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग, प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। 3.17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 3.17 कह रहा है यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल, प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। आपको बताना है कि जैसे Fe+3 और I- है, क्या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। Ag प्लस और Cu है, क्या इसमें पॉसिबल है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो Fe+3 है और I- है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगर हम Fe+3 की बात करें और I- की बात करें तो क्या Fe+3 अब इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में Fe+3 रिड्यूस होगा, क्योंकि +3 से ज्यादा तो इसका चार्ज होता नहीं, तो ये Fe+2 में जाएगा, मतलब इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। और जहां पे रिडक्शन होता है वो हमारा कैथोड होता है। और I- जो है प्यारे बच्चों ये किस में बदल रहा है I2 में,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस अगर ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है तो कुछ ऐसा होगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल ये क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे कैथोड क्या है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है उस टेबल के हिसाब से जो Fe+3 से Fe+2 का बदलना है माइनस ई नॉट जो I2 है इसका I माइनस में बदलना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव आती है तो ये फिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा सभी क्वेश्चन में करना है प्यारे बच्चों। तो आओ वन बाय वन सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें अगर कुछ नोट करना हो तो इसमें आप नोट कर लेना। मेरे बच्चों समझते हैं वन बाय वन। इसमें कहा है a particular reaction can be feasible EMF of the cell based on E naught value is positive. E naught positive आना चाहिए। Keeping this in mind, let us predict the feasibility of reaction. तो इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले जो ए वाला पार्ट है I माइनस Fe+3 Fe+2। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसमें देखना ध्यान से कि जो हमारा गिवन पार्ट है पहला वाले I माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe+3 रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। अब ये वैल्यू एनसीईआरटी के टेबल से यूज करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पे टेबल नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी के टेबल से देख सकते हो। टेबल जो दिया है जो Fe+3 का Fe+2 में बदलने का वैल्यू है 0.77 और जो आयोडीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट। तो 0.77 माइनस 0.54 कितना आ गया? 0.323 वोल्ट। कितना आ गया? 0.23 वोल्ट। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल होगा। यहाँ पे अगर देखें तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड हो गया और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड हो गया। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर तुम कैथोड सिल्वर का देखोगे तो 0.80 होता है और कॉपर का 0.34। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये भी फिजिबल होगा। तीसरा Br माइनस Br2 में बदल रहा है तो ये एनोड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है तो ये कैथोड हो गया क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। जो आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का वो 0.77 है और Br माइनस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.08 है। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये फिजिबल नहीं होगा। मतलब ये लिखा है नॉट फिजिबल। आप इसको ऐसा मत समझना कि हमने इसको गलत कर दिया। ये क्या है? ये आपका है, इसमें बेटा ये फिजिबल नहीं है। क्या है? ये फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल। क्या है ये? नॉट फिजिबल। अब इसके बाद हम बात करें Ag यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड हो गया सिल्वर। आयरन रिड्यूस हो रहा है तो कैथोड हो गया। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है? आयरन 0.77 और सिल्वर माइनस 0.8। मतलब ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.77, सिल्वर का 0.8, दोनों को माइनस किया माइनस 0.3। क्या नेगेटिव आ रहा है? तो नहीं फिजिबल होगा, नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं है। आयरन यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe+2 Fe+3 में जा रहा है तो एनोड है। ब्रोमीन Br माइनस में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कैथोड है। तो यहाँ पे ई नॉट Br माइनस ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.08, आयरन का कितना? 0.77 माइनस किया, क्या पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या होगा? फिजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जो टेबल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का दिया है उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को करना था। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल अपना क्या है। और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के और तीनों में एनोड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि AgNO3 जो है इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें बोला है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो जनरली क्या होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो केटायन कैथोड पे जाता है और एनायन एनोड पे जाता है। लेकिन सिल्वर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड पे जो सिल्वर है वही Ag+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होता है
और सॉल्यूशन से सिल्वर का ही केटायन क्या होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे एनोड पे जो हमारा Ag है वो Ag प्लस में बदलेगा, तो एक प्रोडक्ट हो गया। कैथोड पे Ag प्लस Ag में बदल जाएगा, तो ये दूसरा कैथोड पे प्रोडक्ट। अब बच्चों सेकंड पार्ट को देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है एक एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। उस केस में क्या होगा कि एनोड पे एनायन जाएगा। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो एनायन है, यहाँ पे दो एनायन है। AgNO3 अगर यूज करोगे एक्वस तो दो एनायन है प्यारे बच्चों। एक एनायन तो तुम्हारा है OH माइनस और एक है NO3 माइनस। तो देखो केटायन अगर एक से ज्यादा हो सॉल्यूशन में तो इस सीरीज में जो नीचे है उसका पहले डिपोजिशन होगा, और एनायन एक से ज्यादा हो तो इसमें ये सीरीज लिखना होता है कि SO4 2 माइनस NO3 माइनस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। इसमें जो नीचे है उसका पहले डिपोजिशन होगा, इसका फर्स्ट डिपोजिशन होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो दो केटायन हमारे पास है Ag प्लस और H प्लस। Ag प्लस और H प्लस में नीचे कौन है, Ag प्लस। तो पहले कौन डिपॉजिट होगा, कैथोड पे Ag प्लस, और कैथोड पे जब Ag प्लस डिपॉजिट होगा प्यारे बच्चों तो कैथोड पे हमारा सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बन के डिपॉजिट होगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो हमारा OH माइनस है प्यारे बच्चों, देखो ये OH माइनस है, OH में बदलेगा एक इलेक्ट्रॉन दे करके, लेकिन OH अनस्टेबल होता है। बहुत सारे OH वहां पे निकल रहे होते हैं और एनोड पे, तो चार चार OH मिल करके दो मॉलिक्यूल वाटर और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। यहाँ पे चार OH माइनस है, चार OH में बदला बाय द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर 4 OH दो मॉलिक्यूल वाटर और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीजन निकल रहा है और कैथोड पे तुम्हारा क्या है, इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। ये सेकंड का आंसर है। अब प्यारे बच्चों थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। H2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन है और प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, इसको देखते हैं। ध्यान से सुनना, देखो अगर H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इसमें H प्लस बनेगा और SO4 2 माइनस। तो कैथोड पे H प्लस जो है हाइड्रोजन में बदलेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, और दो हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना के इक्वल हो जाए। एनोड पे क्या होगा प्यारे बच्चों, OH माइनस OH में बदलेगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन OH अनस्टेबल होता है, तो चार चार OH आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल वाटर और एक ऑक्सीजन बना लेंगे। अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 OH और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस तरीके। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, कैथोड पर। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे लिबरेट हो रहा है, फोर्थ है an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। CuCl2 with platinum electrode, तो जब ये आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम में तो Cu+2 और 2Cl माइनस बने, Cu+2 और 2Cl माइनस, और एक्वस मीडियम में है तो वाटर के भी आयन बनेंगे H प्लस और OH माइनस। कैथोड पे क्या होगा प्यारे बच्चों, कैथोड पे कैटायन डिपॉजिट होता है। अब ध्यान से समझना, दो कैटायन है H प्लस और Cu+2। H प्लस और Cu+2 की बात करें प्यारे बच्चों, H प्लस से नीचे है Cu+2 तो कॉपर का डिपोजिशन होगा, और जो कैथोड है उस पे कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनकर डिपोजिट होगा। एनोड पे हमारे पास प्यारे बच्चों दो आयन है, कौन कौन से, OH माइनस और Cl माइनस। अभी जो मैंने सीरीज लिखा था उसमें OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस नीचे है तो Cl माइनस Cl में बदलेगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर Cl और Cl आपस में मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे CO2। तो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे, और Cl2 कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, एनोड में। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इन चारों पार्ट का आंसर आपको नोट करना है तो इसमें बेटा, इसमें जो है पहले पार्ट का आंसर ये है, दूसरे पार्ट का आंसर ये है, डिटेल में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे तीसरे पार्ट का आंसर यहाँ पे है, और चौथे पार्ट का आंसर ये है। तो इस तरीके से चारों पार्ट के आंसर आप नोट कर लेना, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज की क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की
उन अंधेरों का मुकाबला मैंने खुद को जला करके की है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।